गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेस। देखो बच्चों, आपकी पिछली क्लास में आबंद लंबाई और उसको प्रभावित करने वाले कारक कंप्लीट हो गए थे। अब आपका इसी चैप्टर का अगला टॉपिक है आबंद एंथैल्पी, आबंद ऊर्जा या आबंद एंथैल्पी। आबंद ऊर्जा या क्या पढ़ोगे, आबंद एंथैल्पी। देखो, आबंद ऊर्जा या आबंद एंथैल्पी क्या होती है। गैसीय अवस्था में दो परमाणुओं के मध्य बनने वाले एक मोल आबंद को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आबंद ऊर्जा कहते हैं और इसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, आबंद एंथैल्पी। ओके बच्चों, गैसीय अवस्था में दो परमाणुओं के मध्य बनने वाले एक मोल आबंद को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आबंद ऊर्जा कहते हैं और इसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे आबंद एंथैल्पी कहते हैं। आबंद एंथैल्पी को किलो जूल प्रति मोल इकाई में व्यक्त करते हैं। किस में व्यक्त करते हैं, किलो जूल प्रति मोल इकाई में। तो आबंद ऊर्जा या आबंद एंथैल्पी गैसीय अवस्था में दो परमाणुओं के मध्य बनने वाले एक मोल, दो परमाणुओं के मध्य बनने वाले एक मोल आबंद को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को सीधा लिख दो, तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आबंद ऊर्जा कहते हैं तथा इसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे आबंद एंथैल्पी कहते हैं। एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे क्या बोलोगे, आबंद एंथैल्पी। तो आबंद ऊर्जा या आबंद एंथैल्पी क्या होती है, गैसीय अवस्था में दो परमाणुओं के मध्य बनने वाले एक मोल आबंद को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आबंद ऊर्जा कहते हैं तथा इसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, आबंद एंथैल्पी। दो परमाणुओं के मध्य बनने वाले एक मोल आबंद को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी आबंद ऊर्जा, और इसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसे क्या बोलोगे, आबंद एंथैल्पी। आबंद एंथैल्पी को किलो जूल
प्रति मोल में, प्रति मोल इकाई में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। आबंद एंथैल्पी को किलो जूल प्रति मोल इकाई में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ओके बच्चों, तो देखो आबंद ऊर्जा या आबंद एंथैल्पी किसे बोलोगे, गैसीय अवस्था में दो परमाणुओं के मध्य बनने वाले एक मोल आबंद को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको आबंद ऊर्जा कहते हैं। और इसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, आबंद एंथैल्पी। आबंद एंथैल्पी को किस में व्यक्त करते हैं, किलो जूल प्रति मोल इकाई में व्यक्त किया जाता है। ओके बच्चों, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ। जैसे पहला एग्जाम्पल है H2 है, कौन सी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है। अब देखो इसके परमाणु क्या बनेंगे, इसमें बंद H और H, परमाणु क्या बन जाएंगे, H गैसीय प्लस H गैसीय। और गैसीय अवस्था में दो परमाणुओं के मध्य बनने वाले एक मोल आबंद को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आबंद ऊर्जा कहते हैं। देखो तोड़े H गैस प्लस H गैस, और इसको तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई, 435.8 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा की, 435.8 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा की। ओके बच्चों, अब इसी प्रकार देखो दूसरा एग्जाम्पल है O2, वही कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में, ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड O। अब इसको तोड़ोगे तो ऑक्सीजन गैसीय प्लस ऑक्सीजन गैसीय, इसको तोड़ने में 498.0 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता। इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल है N2, जो कौन सी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में, क्या बन जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखो इसको तोड़ोगे तो N गैसीय अवस्था प्लस N गैसीय अवस्था, इसको तोड़ने के लिए 946.0 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये है आबंद ऊर्जा या आबंद एंथैल्पी। ओके बच्चों, तो मैंने परिभाषा जैसे लिखी है वैसे ही एग्जाम्पल करवाए हैं। गैसीय अवस्था में दो परमाणुओं के मध्य बनने वाले एक मोल आबंद को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं, आबंद ऊर्जा। और इसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, आबंद एंथैल्पी। जैसे H2 गैसीय अवस्था में, O2 गैसीय अवस्था में, N2 गैसीय अवस्था में, इसमें बनने वाले एक मोल आबंद को तोड़े तो ये परमाणु बने H गैस प्लस H गैस, O गैस प्लस O गैस, N गैस प्लस N गैस। कितनी ऊर्जा, 435.8, कितनी 498.0, कितनी 946.0। ये है आबंद ऊर्जा और आबंद एंथैल्पी। नोट करो एक बार इसको। अब देखो इसी में ही आपका अगला टॉपिक है औसत आबंद एंथैल्पी। औसत आबंद एंथैल्पी। औसत आबंद एंथैल्पी।
औसत आबंद एंथैलेपी। देखो औसत आबंद एंथैलेपी क्या होती है? किसी अणु में समान परमाणुओं के मध्य समान बंध बनने पर भिन्न भिन्न ऊर्जा उत्सर्जित होती है। किसी अणु में समान परमाणुओं के मध्य समान बंध बनने पर भिन्न भिन्न ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस ऊर्जा का औसत या माध्य ले लिया जाए तो उसे औसत आबंद ऊर्जा कहते हैं, और माध्य या औसत में जो एंथैलेपी परिवर्तन होता है उसे औसत आबंद एंथैलेपी कहते हैं। तो देखो औसत आबंद एंथैलेपी, किसी अणु में समान परमाणुओं के मध्य समान बंध बनने पर भिन्न भिन्न ऊर्जा उत्सर्जित होती है। भिन्न भिन्न ऊर्जा क्या होती है? उत्सर्जित। किसी अणु में समान परमाणुओं के मध्य समान बंध बनने पर भिन्न भिन्न ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस ऊर्जा का औसत या माध्य ले लिया जाए तो उसे औसत आबंद ऊर्जा कहते हैं, तथा औसत या माध्य में हुए एंथैलेपी परिवर्तन को औसत आबंद एंथैलेपी कहते हैं। देखो किसी अणु में समान परमाणुओं के मध्य समान बंध बनने पर भिन्न भिन्न ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस ऊर्जा का औसत या माध्य ले लिया जाए तो उसे औसत आबंद ऊर्जा कहते हैं, तथा औसत या माध्य में हुए एंथैलेपी परिवर्तन को औसत आबंद एंथैलेपी कहते हैं। जैसे जल के अणु के लिए औसत आबंद एंथैलेपी, जल के अणु के लिए औसत आबंद एंथैलेपी। जल का अणु है, कौन सी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। अब देखो गैसीय अवस्था में है, इसको तोड़ोगे H गैस प्लस OH गैस, इसके लिए डेल्टा AH1 कितनी उत्सर्जित हुई? 502 किलो जूल प्रति मोल। अब देखो OH को तोड़ोगे, गैसीय अवस्था में है, H गैसीय प्लस O गैसीय, डेल्टा AH2
427 किलो जूल प्रति मोल। औसत या माध्य लोगे तो जल के लिए औसत आबंद एंथैल्पी बराबर 502 प्लस 427/2 जोड़ो 7 और 2 9 2 और 9 कितने का भाग दोगे? 2 का। 2 चौक 8, 2 छीगे 12 और 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 464.5 किलो जूल प्रति मोल। 502 और 427 को जोड़ोगे तो 9 2 9 929 में 2 का भाग दोगे, 2 चौक 8, 2 छीगे 12, 2 चौक 8, 2 464.5 किलो जूल प्रति मोल। ओके बच्चों, 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 छीगे 12, 9 बच गए, 2 चौक 8, 2 पंजू 10। ये है औसत आबंद एंथैल्पी। तो किसी अणु में समान परमाणुओं के मध्य समान बंध बनने पर भिन्न भिन्न ऊर्जा उत्सर्जित होते। अणु जल का ही है, लेकिन एक तरफ तोड़े तो 502 और दूसरी तरफ तोड़े तो 427 भिन्न भिन्न ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस ऊर्जा का औसत या माध्य ले लिया जाए तो औसत आबंद ऊर्जा औसत या माध्य में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को औसत आबंद एंथैल्पी जैसे जल के अणु के लिए निकाले आप तो कितनी आई? 464.5 किलो जूल प्रति मोल। नोट करो एक बार इनको। अब देखो, इसी में आप अगला टॉपिक पढ़ोगे आबंद कोण। आबंद कोण आबंद कोण। देखो, आबंद कोण क्या होता है? ऐसे अणु जिसमें 3 या अधिक परमाणु होते हैं। ऐसे अणु जिसमें 3 या अधिक परमाणु होते हैं, 2 निकटतम आबंधों के मध्य स्थित कोण को क्या कहते हैं? आबंद कोण। 3 या अधिक परमाणु होंगे, 2 निकटतम आबंधों के मध्य स्थित कोण को क्या बोलोगे? आबंद कोण। आबंद कोण को डिग्री के रूप में व्यक्त किया जाता है। आबंद कोण को स्पेक्ट्रमी विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। आबंद कोण अणु या आयन की आकृति ज्ञात करने में मदद करता है। आबंद कोण संकरण अवस्था पर निर्भर करता है। ओके बच्चों, तो देखो आबंद कोण पहला पॉइंट है, ऐसे अणु जिनमें 3 या अधिक परमाणु होते हैं। 3 या अधिक परमाणु होते हैं, 2 निकटतम आबंधों के मध्य स्थित कोण को आबंद कोण कहते हैं। आबंद कोण कहते हैं। ऐसे अणु जिसमें 3 या अधिक परमाणु होते हैं,
दो निकटतम आबंधों के मध्य स्थित कोण को आबंध कोण कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, आबंध कोण को डिग्री के रूप में व्यक्त किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, आबंध कोण को स्पेक्ट्रमी विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। स्पेक्ट्रमी विधि द्वारा क्या किया जाता है? ज्ञात किया जाता है। चौथा पॉइंट है, आबंध कोण अणु या आयन की आकृति ज्ञात करने में मदद करता है। अणु या आयन की आकृति भी किससे ज्ञात की जाती है? आबंध कोण से। पांचवा पॉइंट है, आबंध कोण संकरण अवस्था पर निर्भर करता है। ओके बच्चों, जैसे sp संकरण में बंध कोण 120 डिग्री और आकृति रेखीय होती है। sp संकरण में बंध कोण 180 डिग्री और आकृति कैसी होती है? रेखीय। sp2 संकरण में बंध कोण 120 डिग्री और आकृति त्रिकोणीय समतलीय। इसी प्रकार sp3 संकरण में बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट और आकृति चतुष्फलकीय। आकृति कैसी होती है? चतुष्फलकीय। तो आबंध कोण संकरण अवस्था पर निर्भर करता है, अणु या आयन की आकृति ज्ञात करने में मदद करता है। देखो, sp में संकरण में बंध कोण 180 डिग्री, आकृति रेखीय। sp2 में 120 डिग्री, आकृति त्रिकोणीय समतलीय। sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट और आकृति चतुष्फलकीय। जैसे जल के अणु में आबंध कोण 104.5 डिग्री होता है। जल के अणु में आबंध कोण कितना होता है? 104.5 डिग्री। HO और H कितना कोण हुआ? 104.5 डिग्री। H2O। तो मैंने यही तो बताया है, ऐसे अणु जिसमें 3 या अधिक परमाणु होते हैं, जल अणु है 1, 2, 3 परमाणु या अधिक परमाणु होते हैं, दो निकटतम आबंधों के मध्य स्थित कोण को ही क्या कहते हैं? आबंध कोण। जैसे जल के अणु में 104.5 डिग्री का क्या होता है? कोण। ये है आबंध कोण। ऐसे अणु जिसमें 3 या अधिक परमाणु होते हैं, दो निकटतम आबंधों के मध्य स्थित कोण को आबंध कोण कहते हैं।
आबंद कोण को डिग्री के रूप में व्यक्त किया जाता है। आबंद कोण को स्पेक्ट्रमी विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। आबंद कोण अणु या आयन की आकृति ज्ञात करने में मदद करता है। आबंद कोण संकरण अवस्था पर निर्भर करता है, जैसे sp, sp2, sp3, sp में 180 डिग्री, sp2 में 120 डिग्री, sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट। sp की आकृति रेखीय, sp2 की त्रिकोणीय समतलीय और sp3 की चतुष्फलकीय। जल के अणु में आबंद कोण कितना है? 104.5 डिग्री। OH2O HOH दो निकटतम आबंधों के मध्य क्या बन रहा है? आबंद कोण। ओके बच्चों, तो आपकी इस क्लास में आबंद ऊर्जा, आबंद एंथैल्पी, औसत आबंद एंथैल्पी और आबंद कोण 3 टॉपिक हुए हैं। क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।